India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमित शाह के आरक्षण मसले पर टिप्पणी पर जताया एतराज। कहा, विचाराधीन मामले पर टिप्पणी सही नहीं। कर्नाटक सरकार ने कहा, फिलहाल मुस्लिम आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा। समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्ट ने कहा, संविधान स्वयं परंपरा तोड़ने वाला। सीजेआई ने कहा, विवाह के मूल तत्व संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी को नए सिरे से नोटिस के प्रकाशन का दिया निर्देश। कहा, अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करें। द केरला स्टोरी फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 15 मई को। केरल हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में विचाराधीन मामले पर राजनीतिक बयानबाजी होने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि शुचिता बनाए रखना जरूरी है। कर्नाटक में राज्य सरकार ने मुस्लिमों के 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था और उनकी जगह लिंगायतों और वोकालिंगा समुदाय को 2% आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के मुंबई सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अभी 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने और लिंगायतों और वोकालिंगा को 2% आरक्षण की वृद्धि के फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। इस मामले में 25 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, चुनाव में प्रचार के दौरान गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस पर नाराजगी जताते हुए पूछा, न्यायिक मामले के बारे में किसी को इस तरह का बयान क्यों देना चाहिए, ये उचित नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा, ऐसे तर्कों को मौखिक क्यों उठाया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता हलफनामा दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम राजनीतिक बयानों में नहीं पड़ना चाहते। कर्नाटक सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दुष्यंत दवे के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें ऐसी किसी बयान की जानकारी नहीं है और अगर किसी ने ऐसा कहा है कि कोटा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए तो इसमें क्या गलत है, ये एक तथ्य है। दरअसल बसवराज मुंबई सरकार ने मार्च में ओबीसी आरक्षण में बदलाव कर दिया था। सरकार ने ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम कोटे को बाहर कर दिया। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम कोटा 4% का था, उन्हें हटाकर वीरशैव, लिंगायत और वोकालिंगा को शामिल किया गया। मुस्लिम कोटे का 4% आरक्षण वीरशैव, लिंगायत और वोकालिंगा में 2-2% बांट दिया गया। राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार मुस्लिम समुदाय अब केवल 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र होगा। कोर्ट ने पिछले महीने इसके पीछे के तर्क पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि सरकार अपने फैसले पर आने के लिए अंतिम रिपोर्ट के बजाय एक अंतरिम रिपोर्ट पर निर्भर थी।
देश में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जहां सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ये 5 राज्य दक्षिण भारत से हैं। इनमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। पूरे दक्षिण भारत में अब तक सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन पिछले दिनों कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना जहां मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है जिसमें विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस ने 15 मई को सुनवाई की बात कही है। फिल्म 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने किया। सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामला कुछ अत्यावश्यक है और कहा कि ये केरल की कहानी से संबंधित है, इसमें किसी प्रकार की तत्कालिकता है। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है, उन्होंने अंतरिम रोक से इनकार कर दिया है। उनके अनुरोध पर अदालत 15 मई 2023 को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई। केरल हाईकोर्ट की जस्टिस N नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस शामिल खंडपीठ ने 5 मई को फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ने केवल इतना कहा कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया है। खंडपीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी और निर्माताओं ने डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्माताओं की ये दलील भी दर्ज की है कि फिल्म का टीजर जिसमें दावा किया गया है कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं को ISIS में भर्ती किया गया, उसको उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए फिर से हाईकोर्ट जाने को कहा है। बिल्किस बानो के दोषियों के पूर्व रिहाई को चुनौती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि कोर्ट में बानो के वकील ने कहा है कि वादी की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रतिवादी को नोटिस नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने प्रतिवादी को नए सिरे से नोटिस के प्रकाशन का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप का शिकार हुई बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस KF जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच में बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि अदालत का नोटिस पहुंचाने में राज्य पुलिस ने सहयोग किया, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नोटिस नहीं दिया जा सका। उन्होंने बताया कि दोषी घर पर नहीं है, वहीं दूसरे का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। परिजनों का कहना है कि हमें कुछ पता नहीं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये केस अदालत में चल रहा है। वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि दोषियों को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने का आदेश दिया जाए, साथ ही अरेस्ट वारंट भी जारी किया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड ये दिखा रहे हैं कि नोटिस सर्व हो चुका है। वहीं जस्टिस जोसेफ ने पूछा कि क्या उनके वकील नोटिस स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जवाब में एक दोषी के वकील की तरफ से कहा गया कि उनके वकील अभी अमेरिका गए हैं, इस तरफ से उनके पास कोई निर्देश नहीं आया है। जस्टिस जोसेफ ने नाराजगी जताते हुए दोषी के वकील से कहा कि आपका मुवक्किल इस अदालत के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आप अदालत के साथ मत खेलिए, आप इस मामले की सुनवाई में मौजूद हैं। वो पूरे मामले की सुनवाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर दोषी के आवास पर नोटिस चस्पा कर दी गई तो नोटिस की सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया अधूरी ना रह जाए, इसलिए एक प्रतिवादी को नए सिरे से नोटिस के प्रकाशन का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।
इस मामले की पिछली सुनवाई 16 अप्रैल को हुई थी। तब अदालत ने दोषियों की रिहाई को लेकर सरकार से सवाल करते हुए इसकी वजह के बारे में पूछा था। बता दें कि गुजरात में 2002 के दंगे के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि 16 जून को मैं रिटायर हो जाऊंगा, उस दौरान मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसलिए मेरा लास्ट वर्किंग डे 19 मई का है। हमने ये साफ कर दिया था कि मामले को निपटाने के लिए सुना जाएगा। बिल्किस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है कि वकील अदालत के काम से दूर रहकर हड़ताल पर न जाएं। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वकील की हड़ताल से संबंधित सामान्य कारण एनजीओ द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर विचार करते हुए बीसीआई से मौजूदा नियमों में संशोधन की प्रगति के बारे में पूछा है। आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है कि आप नियमों में संशोधन करने की योजना बना रखे हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है। बार काउंसिल के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि नियम पर अन्य सभी बार काउंसिलों से परामर्श किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने सभी राज्य बार काउंसिलों के परामर्श से एक बैठक बुलाई। यह एजेंडे में से एक था। विभिन्न जिला बार काउंसिल्स द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर हम नियम बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि उस पहलू का ध्यान रखा गया है क्योंकि हम उच्च न्यायालय से अब समितियों के गठन की उम्मीद कर रहे हैं। शीर्ष अदालत की एक अन्य खंडपीठ ने हाल ही में सभी उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, एक बार से और दूसरा सेवाओं से युक्त शिकायत निवारण समितियों का गठन करने का अनुरोध किया था ताकि वकीलों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों से बचाया जा सके। साथ ही साथ एक सप्ताह के भीतर नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मिश्रा ने कहा और यह आश्वासन देते हुए कहा है कि निर्णय ऐसे बार एसोसिएशंस को भंग करने का है और ऐसे में अगर वे हड़ताल पर जाते हैं तो याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें एक साधारण संशोधन करना है कि हड़ताल पर जाने के पेशेवर कदाचार माना जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखा और कहा कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे को संसद पर छोड़ देना बेहतर है क्योंकि दहेज निषेध जैसे सुधारों के क्षेत्र में भी अदालतों ने कहा है कि ये विधायिका को तय करना है। वहीं जस्टिस भट्ट ने कहा है कि विवाह करने का अधिकार भी संविधान में निहित है। संविधान स्वयं परंपरा तोड़ने वाला है, अपने अस्पृश्यता को असंवैधानिक माना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 8वें दिन सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी मध्य प्रदेश राज्य के लिए अपनी दलीलें देते हुए उन्होंने कहा, विवाह साथी का विवरण करते हुए एक कंपाइलेशन कोर्ट को दिया। द्विवेदी ने शक्तियों के पृथक्करण पर जोर देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 50 का हवाला देते हुए कहा कि यह एक सलाहकार का क्षेत्राधिकार है, संसद इसके लिए सक्षम है, यह न्यायिक कार्य बिल्कुल भी नहीं है। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 50 अलग विचार के साथ तैयार किया गया था, यह सेटल्ड है। सीजेआई ने पूछा, अगर समलैंगिकता के मुद्दे को छोड़ दें तो क्या शादी मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपका कहना है कि विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस भट्ट ने पूछा, क्या इस देश के किसी भी नागरिक को निजता और गरिमा के अधिकार के साथ शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है या नहीं। राकेश द्विवेदी ने कहा, हेटेरोसेक्सुअल लोगों को अपने धर्म के अनुसार शादी करने का अधिकार है। सीजेआई ने कहा, शादी करने का अधिकार संविधान के तहत है, अगर आपके अनुसार यह केवल हेटेरोसेक्सुअल के लिए है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, संस्कृति और रीति रिवाजों को अगर एक तरफ रखकर क्या हम कह सकते हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है। द्विवेदी ने कहा, विवाह की संस्था का बहुत समय पहले अस्तित्व में आई। जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा, संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भी विवाह की संस्था थी।
द्विवेदी ने कहा, विवाह एक सामाजिक संस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई दो व्यक्ति एक साथ रहते हों और इसे विवाह कहने लग जाएं। उन्होंने कहा, SMA अब असंवैधानिक हो गया है क्योंकि इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं। CJI ने पूछा कि क्या विषम लैंगिकता विवाह का एक प्रमुख तत्व है। CJI ने कहा, विवाह के मूल तत्व संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित हैं। CJI ने कहा कि विवाह स्वयं दो व्यक्तियों को सहवास करने के लिए प्रेरित करता है। विवाह इसके साथ परिवार के अस्तित्व को जोड़ता है। विवाह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रजनन होता है। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा कि पारंपरिक रूप से अंतरजातीय विवाह की भी अनुमति नहीं है। हालांकि समय के साथ शादी के मायने बदल गए हैं। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा कि यहाँ तक कि विवाह करने का अधिकार भी संविधान में निहित है। शादी का अधिकार आप इसे अनुच्छेद 19 या 21 में ढूंढ सकते हैं। जस्टिस भट्ट ने कहा, संविधान स्वयं परंपरा तोड़ने वाला है क्योंकि पहली बार अनुच्छेद 14, 15 लाए और 17 जब लाया गया तब परंपराएं टूटी। हमने जाति के बंधन को तोड़ा था और अस्पृश्यता को असंवैधानिक माना। द्विवेदी का कहना है कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे को संसद पर छोड़ देना बेहतर है क्योंकि दहेज निषेध जैसे सुधारों के क्षेत्र में भी अदालतों ने कहा है कि यह विधायिका को तय करना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन की सुनवाई खत्म हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक निचली अदालत ने 2023 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में 2 आरोपियों की IPC की धाराएं 376(2)G, 376D और 506 के तहत दोषी ठहराया है। बता दें आपको कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने आरोपी महेश वीर और सिकंदर को दोषी ठहराया है और अन्य एक आरोपी कुलदीप की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। सजा का ऐलान जल्द ही होने की संभावना है। 376(2)G रेप के लिए कठोर कारावास से संबंधित है और धारा 376D गैंगरेप से संबंधित है। धारा 506 आपराधिक धमकी से संबंधित है। पीड़िता उन 7 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2013 के दंगों के दौरान उनके साथ बलात्कार किया गया था। हालांकि धमकियों के बीच 6 महिलाओं ने अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। केवल वर्तमान पीड़िता को अदालत में अपना मामला लड़ने के लिए छोड़ दिया। पीड़िता का प्रतिनिधित्व और सहायता सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने की है। ये फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर और एडवोकेट कामिनी जायसवाल के माध्यम से 7 महिलाओं द्वारा दायर याचिका में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। इस साल अप्रैल में सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग करते हुए फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और ऐसे में अदालत के निर्देश के अनुसार मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने उनके मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू की है और इस आधार पर ही इस मामले में 2 अभियुक्तों को दोषी ठहराया। बता दें आपको कि पीड़िता को कथित तौर पर उसके गांव में रहने वाले 3 लोगों ने मारा पीटा और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पति पेशे से दर्जी थे। आरोपी उसके ग्राहक थे और उसके 3 महीने के बेटे को बंधक बनाकर रखा गया था। केरल उच्च न्यायालय ने मलप्पुरम के तानूर में हुई नाव दुर्घटना में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है और कई बच्चे सहित कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। जस्टिस देवन रामचंद्रन और शोभा अन्नम्मा अयपन की खंडपीठ ने कहा है कि दुखद घटना नहीं हुई होती अगर संबंधित अधिकारियों ने ये सुनिश्चित करके अपना काम किया होता कि तनूर दुर्घटना में शामिल पर्यटक नौकाएं सुरक्षा मानकों का पालन करती है। इसने ये भी कहा कि सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए की घोषणा करते हुए तेजी से काम किया था, लेकिन अधिकारियों के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ था। पीठ ने कहा कि बिना किसी हस्तक्षेप और मौजूदा स्थिति में वास्तविक बदलाव की ऐसी घटनाएं राज्य में होने का इंतजार किया जा रहा था और ऐसे में सुनवाई के दौरान पीठ ने वर्षों से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर प्रकाश डाला और इसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों और लोगों के बीच गलत स्थिति पैदा हो गई।
अंत में बताया ये भी जा रहा है कि न्यायालय में रजिस्ट्री को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के अधीन जनहित में स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के 3 हफ्ते बाद यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों को भी इसका इंटरव्यू करने पर रोक लगा दी। बताया भी जा रहा है कि न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद के खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक से अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। 3 मई को आदेश पारित करते हुए जस्टिस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकर ने साथ ही साथ शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्याओं पर ध्यान दिया है। अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी द्वारा 2021 में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक सहित संबंधित अधिकारियों से कहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करते समय और किसी भी अदालत में पेश करते समय और रास्ते में या फिर किसी अन्य जगह पर पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आदेश यूपी में हुई हालिया घटना को देखते हुए पारित किया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.